दोस्तों नमस्कार। स्प्रिंग बोर्ड करंट अफेयर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए मामले जो कि अभी अखबारों की और न्यूज़पेपर की सुर्खियां बना हुआ है, एम पॉक्स या फिर पूरा नाम कहें मंकी पॉक्स। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो खूब सारे इसके बारे में खबरें आ रही हैं कि WHO ने इसके बारे में ये कह दिया, भारत के अंदर इसकी अभी सरकार ने ये अनुमति दे दी। तो आइए जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली इसके बारे में। ये जानने से पहले हम ये जान लें कि ये आरएस की परीक्षा में कहां पर हमारे काम का है। तो सबसे पहले तो ये आरएस की प्रारंभिक परीक्षा में काम का है और फिर आरएस की मुख्य परीक्षा में काम का है। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा में कौन से सेक्शन में काम का है? तो आपका सिलेबस जब आप देखोगे तो साइंस और टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में ये आपको दिखाई देगा, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक तथा पशुजन्य रोग, इंग्लिश में कहें तो हेल्थ केयर, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस एंड जूनोटिक डिजीज। अब ये हमारे यहां पर आ जाता है। एक तो इन्फेक्शियस है, ये संक्रमण से फैलता है। दूसरी चीज ये जूनोटिक डिजीज मतलब बंदरों से, चूहों से, गिलहरियों से मनुष्यों में फैलता है। जूनोटिक डिजीज वो होती है जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में हमारे बायोलॉजी वाले सेक्शन में यहां पर काम का, मुख्य परीक्षा में आपका पेपर सेकंड और उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, उसमें बायोलॉजी वाला पार्ट, और वहां पर दिया हुआ है ह्यूमन डिजीज जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज को कहते हैं हिंदी में संचारी रोग, जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। और चूंकि WHO ने अभी इसको महामारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया है तो इस वाले सेक्शन में एंडेमिक और पेंडेमिक वाले में आ जाएगा ये। अच्छा, भारत सरकार ने अभी इसके जांच के लिए अनुमति दी है PCR टेस्ट को, तो डायग्नोसिस वाले केस में आ जाएगा। और इसका टीका जब बनेगा तो वो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन वाले केस में आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके कॉन्टेम्परेरी ये जो इश्यू है, ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आरएस की दोनों में ही बराबर रूप से उपयोगी है। तो आओ फिर जानते हैं अभी इसकी क्या सुर्खियां बनी है आने वाले दिनों में या फिर अभी पिछले दिनों में। तो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जिसमें मंकी पॉक्स के बारे में, ये DNA इंडिया के अंदर जो है वो कोरोना जैसी महामारी, ये एक आर्टिकल UN यानी कि यूनाइटेड नेशन न्यूज का जो आता है वेब पोर्टल, उसके ऊपर इसकी खबरें, या फिर हमारा जो सामान्य भास्कर वाला और उसके आसपास की खबरें, तो खूब सारी आ रही है। तो इतने सारी जगहों पर आता है तो एग्जाम के लिए अपने आप ही उपयोगी हो जाता है। तो चलो फिर जाने इसके बारे में। इसका नाम जो है वो आजकल सिंपली एमपॉक्स लिख रहे हैं हम, एमपॉक्स। जिसमें दो नाम है, एम और पॉक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, एम फॉर तो मंकी है और पॉक्स का मतलब क्या होता है। पॉक्स का सामान्य भाषा में अर्थ होता है कि हमारी स्किन के ऊपर छोटा दाना या फुंसी, और वो दाना या फुंसी जो है वो मवाद या पस से भरा हुआ हो, या फिर उसके अंदर कोई जो है वो श्लेष्मय, जो एक तरीके से गाढ़ा लसलसा कोई द्रव्य, थिक और जो है वो सेमी सॉलिड टाइप का कोई लिक्विड भरा हो, तो उसको हम पॉक्स कह देते हैं। त्वचा के ऊपर दाने वगैरह हो जाते हैं तो उसको हम पॉक्स कहते हैं। अच्छा, ये दाने जो हैं वो मंकी के वजह से आए बीमारी से हमें हुए हैं, इसलिए इसका नाम है मंकी पॉक्स। अच्छा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखें तो दो नाम और भी लिए जाते हैं, स्मॉल पॉक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है या तो चेचक या फिर कहा जाता है बड़ी माता। अच्छा, एक है आजकल वापस से चर्चा में कई बार आप नाम सुनते होंगे, चिकन पॉक्स। ये आजकल भी चर्चा में रहता है। तो तीन टाइप के पॉक्स है, मंकी पॉक्स जो आजकल चर्चा में है, स्मॉल पॉक्स जिसको चेचक कहा जाता है या बड़ी माता कहा जाता है, और एक चिकन पॉक्स। तो हम जो है वो थोड़ा सा इनके दोनों के बारे में जाने। तो स्मॉल पॉक्स जिसको बड़ी माता या चेचक कहते थे, ये पहले होता था, आजकल नहीं होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन कर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न देशों की सरकारों ने सहयोग करके। जो चेचक है उनको, इसको 1980 में WHO के द्वारा उन्मूलन या फिर यूं कहीं इरेडिकेटेड घोषित कर दिया था कि इसका एक भी केस अब दुनिया में नहीं है, मतलब इसका वायरस खत्म हो चुका है। अच्छा, ये तीनों ही वायरस जनित बीमारियां हैं। तो जो बड़ी माता जिसका हिंदी में नाम स्मॉल पॉक्स है, तो बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है,
कि स्मॉल पॉक्स का मतलब छोटी माता नहीं है, बड़ी माता है, और चिकन पॉक्स को छोटी माता कहा जाता है। तो जब स्मॉल पॉक्स कहते हैं तो इसको समझेंगे हम बड़ी माता या चेचक। ये 1980 में, एग्जैक्ट अगर मैं तारीख बताऊं तो 8 मई 1980 को WHO ने इसको घोषित कर दिया था उन्मूलित, मतलब दुनिया में इसका एक भी केस नहीं और उसके बाद नहीं मिला है, तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग पहले थे उनके चेहरे वगैरह पर जो है वो गड्ढे टाइप के कुछ बन जाते थे, वो इस बीमारी के कारण ही बनते थे। आज की एज में, आज वाले बच्चों में नहीं देखेंगे जिनका जन्म 1980 के बाद हुआ है। जिनका जन्म 1980 से पहले हुआ था उनको चेचक के दाग वगैरह मिल जाएंगे, जो इसकी पहचान है। अच्छा, चिकन पॉक्स जो है वो आजकल भी होता है, जिसका नाम जो है वो छोटी माता है। ये बीमारी सामान्य, इसकी दवाएं वगैरह मिलती है और ठीक हो जाता है। भाव निकलना या निकाला निकलना भी इसको कहते हैं हम चिकन पॉक्स। अब हम इन दोनों के बारे में तो बात नहीं करते, हम बात करते हैं एमपॉक्स की। ये एमपॉक्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये तीनों ही वायरस जनित रोग हैं। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, वायरस जनित रोग है। अच्छा, ये जो वायरस जनित रोग है उसमें अगर हम बात करें चेचक की, तो ये जो चेचक होता था ये एक वायरस होता था जिसका नाम है वेरियोला, वेरियोला वायरस, इसकी वजह से होता था। और इसी वेरियोला वायरस के जैसा ही मिलता जुलता वायरस है मंकी पॉक्स वायरस। अच्छा, ये मंकी पॉक्स जो है, ये तो है बीमारी का नाम। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स जो है ये है बीमारी का नाम, डिजीज का नाम है, और वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस या एमपॉक्स वायरस। ये वायरस जो है वो एक जीनस या ग्रुप, बड़ा समूह है जिसका नाम है ऑर्थो वायरस। उस समूह का वायरस है, ऑर्थो वायरस समूह का वायरस है एमपॉक्स वायरस, जिसकी वजह से बीमारी होती है एमपॉक्स डिजीज या मंकी पॉक्स डिजीज। ये ऑर्थो वायरस श्रेणी का ही जो हमारी बड़ी माता जिसका उन्मूलन हो चुका है वेरियोला वायरस, ये भी उसी फैमिली का वायरस माना जाता है। तो कुल मिला के इसी का निकट संबंधित एक एमपॉक्स वायरस जो है वो आजकल चर्चा में आ गया है, जिसको WHO ने विश्व स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर दिया है। तो हम थोड़ा सा इस एमपॉक्स वायरस के बारे में समझे, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से इसके सवाल अगर हम बनाएं तो एमपॉक्स वायरस की खोज कब हुई? इसकी खोज हुई थी 1958 में। कहां पर हुई थी? डेनमार्क में। डेनमार्क देश है यूरोप का, वहां पर। अच्छा, कौन से जीवों में खोज हुई थी? बंदरों में, इसीलिए तो इसका नाम मंकी पॉक्स है। तो मंकी पॉक्स वायरस की खोज 1958, देश का नाम डेनमार्क, और जंतु जो थे उसका नाम है बंदर, उसमें हुई थी। मनुष्य के केस की अगर हम बात करें तो मनुष्य में इस मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण का पहला मामला, फर्स्ट जो इसका केस है, वो आया था 1970 में। कहां पर आया था? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है कोंगो रिपब्लिक, कोंगो। वहां पर इसका पहला मानव में मामला देखा गया था। दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। वायरस की खोज हुई थी 1958 में। कहां पर? डेनमार्क में। मानव के अंदर इस मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण का पहला मामला आया था 1970 में। देश का नाम है कोंगो। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा। अब जो है ये चर्चा में क्यों आया है? वर्तमान में वापस से कोंगो के अंदर ही इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और कोंगो के आसपास के देश जो हैं उनमें भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या इसके संक्रमण के लिए कोई फेवरेबल कंडीशन होती है? वहीं पर ये पाए जाते हैं, दुनिया के सब जगहों पर ये पाए जाते हैं। ये सामान्यतः है मंकी पॉक्स वायरस जहां पर उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल टाइप की, यानी कि जहां पर नमी, ह्यूमिडिटी और तापमान ठीक ठाक होता है, उन सब जगहों पर इसके संक्रमण के मामले ज्यादा देखे जाते हैं। अभी कोंगो के आसपास के देशों में देखे गए, इसके साथ ही एशिया में भी इसके मामले जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। तो इसी कारण से बढ़ते मामलों को देख के WHO ने इसको 14 अगस्त 14 अगस्त हमारी आजादी वाले दिन से एक दिन पहले 14 अगस्त 2024 को
इसको घोषित किया गया विश्व स्वास्थ्य इमरजेंसी या वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। किसने घोषित किया? WHO ने। अच्छा, एग्जामिनर थोड़ा सा यहां पर चालाकी दिखा सकता है और इसके आसपास का सवाल पूछेगा। एग्जामिनर अगर ये जान ले कि भाई एमपोक्स तो काफी चर्चा में है और सभी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा सवाल को ट्रिकी बनाते हैं। वो सवाल ऐसा बना दे कि वर्तमान में जो एमपोक्स बीमारी है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। इसके अलावा वर्तमान में और कौन सी बीमारियां जो है वो वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है? तो वो बीमारियां हैं 4, जिसमें एक तो हो गया एमपोक्स खुद ही, दूसरे इसके अलावा हो गया हैजा जिसको इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, और इसके अलावा एक हो गया डेंगू जो मच्छर के काटने से फैलती है, और एक कोरोना अभी भी चल रहा है, कोविड-19। ऐसे वाला सवाल बना सकता है। तो यानी कि इस टाइम पर ये 4 बीमारियां पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा या WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। अच्छा, एक बीमारी पिछले दिनों आपने नाम सुना होगा, इबोला वायरस। इबोला वायरस की वजह से होने वाली बीमारी, वर्तमान में इबोला वायरस बीमारी जो है उसको वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया गया है। तो एक सवाल ऐसा बने कि वर्तमान में निम्न में से कौन सी बीमारियों में वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर नहीं घोषित की गई है? 3 नाम ये दिए हुए हों और एक नाम आ जाए इबोला, तो इसका मतलब वर्तमान में इबोला वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। पिछले 5-6 सालों से लगातार इबोला वायरस जो है वो वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी या इसका रोग जो है वो वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर घोषित किया गया था। तो एक सवाल आपको यह भी ध्यान रखना है कि इबोला अब जो है वो वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। एक टाइप के सवाल तो ये बन सकते हैं। क्या देखा हमने? एमपोक्स वायरस की जो फैमिली है, बड़ा जीनस है, उसका नाम क्या है? ऑर्थोवायरस। ये कहां पर खोज की गई? 1958 में डेनमार्क में। किस में? बंदरों में। मानव में पहला संक्रमण का मामला 1970 कोंगो रिपब्लिक अफ्रीका में। अभी वर्तमान में वापस ये मामले कहां बढ़े? कोंगो और उसके आसपास के देशों में। किन क्षेत्रों में यह पाया जाता है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, जहां पर नमी और जो ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा रहती है। एशिया में फैल सकता है, फैल रहा है, इसीलिए WHO ने 14 अगस्त 2024 को इसको वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इसके अलावा और कौन से रोग हैं? एमपोक्स के अलावा हैजा है, डेंगू है, हैजा को कोलेरा कहते हैं, डेंगू है और कोविड-19 है। इबोला वायरस को अभी बाहर किया गया है, इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो है वो पोक्स तो हमने जान लिया कि त्वचा के ऊपर होने वाली फुंसियां या दाने जिसके अंदर सेमी सॉलिड या मवाद टाइप की चीज भरी होती है उसको पोक्स कहते हैं। अब ये पोक्स जो है वो एमपोक्स है। इसका मतलब शुरुआत में बंदरों में जब इस एमपोक्स वायरस का संक्रमण हो जाता था तो बंदरों की त्वचा के ऊपर जो है वो चकत्ते हो जाते थे। अब मानव में क्या है? अच्छा, बंदरों से मानव में आया इसलिए हमारी ये जूनोटिक डिजीज वाले सेक्शन में आ गया, और मानव से मानव में फैलेगा तो कम्युनिकेबल में आ गया। बड़े स्तर पर दुनिया के लोगों को प्रभावित करेगा तो एंडेमिक और पेंडेमिक वाले में आ गया। तो अब इसके बारे में हम देखें तो अगर मानव में संक्रमण हो जाता है तो सबसे पहले संक्रमण जो है वो इसका किसके थ्रू हो सकता है? तो एक डायमेंशन इसका हमारा एग्जाम के हिसाब से मुख्य परीक्षा में संक्रमण जो है वो कैसा। दूसरा, संक्रमण होने के बाद में इसके सिम्टम यानी कि लक्षण कैसे आएंगे। तीसरा, लक्षण आएंगे तो उसकी जांच यानी कि निदान यानी कि डायग्नोसिस कैसे की जाएगी, और फिर इसका उपचार कैसे किया जाएगा। इतने डायमेंशन हमें इसके पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल बनते हैं और मुख्य परीक्षा में भी सवाल बनते हैं। सबसे पहले संक्रमण, तो सबसे पहले ये जूनोटिक भी हो सकता है पशु से मानव में, और फिर दूसरा ये कम्युनिकेबल भी हो सकता है एक मानव से दूसरे मानव में, यानी कि गिलहरी, चूहा या बंदर मनुष्य को काटे, बंदर के पास कोई छेड़खानी करे, चाटा मारे, या और किसी तरीके से नाखून से उसको खरोचे। चाटा मारने वाली बात मजाक है, उसमें जो है वो ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा। तो कुल मिला के जानवरों के साथ में अगर हम टच में रहते हैं तो जानवरों से वो मनुष्य में आ जाता है, और जो मनुष्य बीमार है उसकी बॉडी का कोई भी फ्लूइड, लार हो गई या अन्य जिसमें वायरस प्रेजेंट हो सकता है, उस रोगी के कपड़े जिसमें वायरस प्रेजेंट हो सकता है, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तु अगर वो कोई दूसरा मानव करता है तो उसमें भी ये आ सकता है। तो इसका मतलब ये जूनोटिक भी है और कम्युनिकेबल भी है, यानी कि जंतुजन्य भी है और मानव में संचारी रोग भी है। लक्षण एक तो त्वचा के ऊपर पोक्स बनेंगे, मतलब दाने बनेंगे जिनके ऊपर जो है, जिनके अंदर की साइड में मवाद टाइप की चीज भरी रहेगी। दूसरा, लिम्फ नोड, हमारी जो हमारी लिम्फ नोड होती है उनमें सूजन आ जाएगा। तीसरा, बुखार होगा, फीवर आएगा।
मांसपेशियों में दर्द, हड्डियां जैसे टूट रही हैं, जैसे ऐसे वाला मांसपेशियों में दर्द, स्लीपिंग और लेजीनेस, वो सारी चीजें आएंगी। निदान, इसका टेस्ट कैसे किया जाए? अभी इंडिया में हाल ही में इसके निदान या इसके टेस्ट या डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट की अनुमति दी है, जिसका नाम है आरटी-पीसीआर टेस्ट। ये आज के अखबार में खबर है, आरटी-पीसीआर टेस्ट। अच्छा, कोरोना वायरस के लिए भी आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाता था, तो इसका मतलब ये एक कॉमन टेस्ट है जिसके मदद से किसी व्यक्ति के शरीर में जो वो कोई वायरस है या नहीं है उसकी जांचने का टेस्ट है। रियल टाइम या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला पीसीआर। इसके लिए अलग से एक वीडियो हम आने वाले टाइम में अगर वापस से जरूरी हुआ तो बनाएंगे, आरटी-पीसीआर क्या होता है और कैसे किया जाता है। अच्छा, उपचार के लिए वर्तमान में इसका लक्षण आधारित उपचार किया जा रहा है, मतलब डेडिकेटेड इसके लिए हमारे पास कोई भी दवा अभी तक नहीं है। सिर्फ जो लक्षण है, जैसे बुखार आ गया पैरासीटामोल दे दी, और कोई लक्षण के लिए पहले से हमारे पास उपस्थित दवाएं हैं वो दे दी। डेडिकेटेड कोई भी दवा या फिर कोई भी वैक्सीन हमारे पास अभी नहीं है। जो वैक्सीन पहले हमारे पास स्मॉल पॉक्स के लिए थी, वही वैक्सीन जो है यहां पर काम में ली जा सकती है अभी के लिए तो। या फिर जो भी बुखार है या फिर किसी के मांसपेशियों में दर्द है, तो उसके लिए जो ठीक करने वाली पॉपुलर दवाएं हमारे पास हैं, वही दवाएं जो है वो इसके काम में ली जा रही है। अच्छा, ये जो निदान वाला है आरटी-पीसीआर वाला, क्या इंडिया में आरटी-पीसीआर से मंकी पॉक्स मामले की जांच होना शुरू हो गई? बिल्कुल, अभी ये शुरू हुई है। इस मंकी पॉक्स वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर की अनुमति अगेन हमारे देश में महत्वपूर्ण संस्था जिसका नाम है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो चिकित्सा मंत्रालय के तहत या हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, तो अभी इसकी अनुमति दी है आरटी-पीसीआर की। तो ये जो है वो भारत में, अगर इसके मामले की अगर हम बात करें तो क्या मंकी पॉक्स के मामले भारत में भी कहीं पर देखने को मिले हैं क्या? तो मार्च 2024 में भारत के अंदर मंकी पॉक्स का अंतिम मामला देखा गया था। ये सिर्फ फैक्चुअल बात है, कोई नहीं पूछेगा इसमें। तो मार्च 2024 में मामला देखा गया, उसके बाद अभी तक कोई नया मामला हमारे सामने नहीं आया है। तो कुल मिला के अगर भारत में इस तरीके की ये जो महामारी है, इसका आउटब्रेक होता है या इसकी शुरुआत होती है, तो फिर इसको नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था है क्या डेडिकेटेड रूप से जो काम करेगी? वैसे तो चिकित्सा मंत्रालय है, लेकिन चिकित्सा मंत्रालय के तहत एक सेंटर है जिसका नाम है NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, या फिर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC। कोरोना वाले मामले में भी और भी कोई बड़ी बीमारी होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये संस्था जो है ये NCDC काम करती है। तो कुल मिला के इतने सारे डायमेंशन आपके सामने हैं। ये जो नोट्स हमने यहां पर लिखे, इसका PDF आपको स्प्रिंग बोर्ड के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के कोई नए और रोचक तथ्यों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।